हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, हम 2020 के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों चीजें जो है प्रैक्टिस हो जाएंगी। हम लगभग 670 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा। आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से, मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 671 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टाइटल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन इनोवेशंस फॉर नेट जीरो। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? आइडिया क्या है? क्लाइमेट चेंज को टैकल करना और क्लीन एनर्जी चैलेंजेस को टैकल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग, या कौन सी कंट्रीज इसमें से मिलके किन कंट्रीज ने लॉन्च किया? देखिए, इंडिया, यूएस, फ्रांस, जापान जो आपके ऑप्शंस हैं। अब आपको इन ऑप्शंस पे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है क्वेश्चंस, इन दोनों ऑप्शंस का, तीनों ऑप्शंस का। तो आपको देखना कौन सा करेक्ट है। देखिए, यहाँ पे इंडिया और यूएसए ये दोनों करेक्ट हैं, तो 1 and 2 करेक्ट। सो ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ, इंडिया और यूएस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नाम है टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशन फॉर नेट जीरो। आइडिया क्या है? टैकल करना है क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी चैलेंजेस को। अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है कि एक इग्निशियल ग्रांट होनी चाहिए, यूएस इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड बनना चाहिए। पार्टनरशिप होगा सोशल एल्फा के साथ, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। आइडिया यह है कि यूएस और इंडिया दोनों मिलकर बायनेशनल इसको चलाएंगे, एडमिनिस्टर बायनेशनल करेंगे, और अल्टीमेटली इस तरह की रिसर्चेस करेंगे जिससे क्लाइमेट इंपैक्ट का मिटिगेशन हो पाए। अब यहाँ पे बात करें कि इंडिया इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो इसको एडमिनिस्टर करेगा। ये क्या है? एक बायलिटरल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर। तो आपसे एक पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कभी कि IUSSTF ये बेसिकली क्या है? तो एक बायलिटरल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों कंट्रीज मिलके इसको चलाती हैं। चलते हैं 672 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के बारे में बात करनी है। इंडिया कमिटेड है कि वो 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अचीव कर लेगा, अटेन कर लेगा। साथ ही साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर बेसिस पे है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे। इंडिया कमिटेड है इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो इंडिया ने ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 में स्टैब्लिश किए थे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तीनों ही यहाँ पे देखिए करेक्ट है, सॉरी 1 करेक्ट है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली देखिए करेक्ट बताना है। हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो हमें क्लैरिटी है। तो सेकंड रॉन्ग है यहाँ पे। अब इंडिया अपने टारगेट्स पूरे करेगा नहीं करेगा 2021 के कॉन्फ्रेंस में कि 2030 तक कर पाएगा, वो इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ है। तो हमें ये तो पता है सेकंड रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग होने की वजह से ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। अब थर्ड भी इंडिया नहीं कर पाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, सीओपी 21 में क्या हुआ, इंडिया के जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया ने कहा हम 2030 तक उसका 40% जो है वो अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ कंटिनेंट फैट की टारगेट जो है 2021 तक ही अचीव किया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट है, जबकि न्यूक्लियर जो है वो 6.78 गीगावाट है। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। अब अल्टीमेटली इससे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से हमारा जो कमिटमेंट है 500 गीगावाट का वो हमने पूरा करना है। तो यहाँ पे 1 जो है करेक्ट है कि इंडिया 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगा 2030 तक, ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलते हैं 673 की तरफ। गाहिरमथा, देवी रिवर माउथ और ऋषिकुल्या ये मास नेस्टिंग साइट्स हैं किसकी? देखिए, मास नेस्टिंग साइट्स जो बार बार न्यूज में रहती हैं, हर साल न्यूज में रहती हैं, ये है ओलिवर रिडली टर्टल्स की। तो ओलिवर रिडली टर्टल्स की बात करें, अगर आप ओडिशा के कोस्ट पे हैं तो आपको यहाँ पे ये साइट मिलेंगे और यहाँ पे आपको मास नेस्टिंग मिलेगी। सो साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में टैगिंग स्टार्ट कर दी है ओलिव रिडली टर्टल्स की। ओलिव रिडली टर्टल्स के केस में अगर आप उड़ीसा कोस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी मास नेस्टिंग होती है, और इनको अब हम यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका माइग्रेशन पाथ क्या होता है। इसमें मेटल टैग्स जो हैं वो टर्टल्स को लगाए जा रहे हैं, नॉन कोरोसिव टैग्स हैं, और उनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। मेटल को बाद में हटाया जा सकता है, और इसमें एक यूनिक नंबर जो है वो डाला गया है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंट्री कोड, ईमेल जो है
वो बेसिकली पता चलेगा। तो इससे ये देखा जाएगा कि यहाँ से नेस्ट करने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, फिर अगले साल कैसे वापस लौट के आते हैं। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सबसे बड़ी बात है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो सही होना चाहिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये भी सही होना चाहिए। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड नॉलेज, ऑब्वियस ही बात है कि फेयर इक्विटेबल होना चाहिए, किसी वन पर्सन का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का उस पर जो है राइट्स नहीं होने चाहिए। तो ऑल आर करेक्ट। रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्टर जो है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2021 को जेपीसी को यहाँ पे दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। बिल में है क्या? बिल में है कि एक एनहेंस करेंगे पेटेंटिंग टेक्निक्स। इंडियन रिसर्चर जो है और जो कंपनीज जो हैं वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो उनके लिए पेटेंटिंग को एनहांस करेगी। इससे क्या होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो फैसिलिटेट हो पाएगा और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की जो रिसर्च है वो इंडियंस को प्राइमरी बेसिस पे मिलेगी। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के हैं। चलते हैं 675 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये कैपेबल ऑफ रनिंग 100% पेट्रोल और 100% बायोइथेनॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स न्यूज में थे। ऑल एग्जिस्टिंग व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स विल बी एबल टू रन ऑन हायर इथेनॉल कंटेंट बियॉन्ड 10%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? देखो, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अभी सारे व्हीकल्स जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसका बेनिफिट फार्मर्स को मिले, इसलिए जो व्हीकल्स BS6 पे आ चुके हैं वही इसको कर पाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कार मेकर्स को कि वो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, जिससे हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं वो इस तरह से इस पे काम कर पाए। देन उसके बाद आगे चलते हैं 676 scientists have found that climate parameters accounted for 9 to 18% of total infectious disease cases। क्लाइमेट पैरामीटर्स जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज केसेस के 9 से 18% उसका रीजन होते हैं। मतलब जितनी भी डिजीज होती है इन्फेक्शन बेस्ड, उसमें 9 से 18% जो डिजीज होती हैं वो कुछ क्लाइमेटिक पैरामीटर्स के थ्रू होती हैं। अब अल्टीमेटली आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं वो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड स्पीड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। देखिए, टेक्निकली टेम्परेचर बढ़ेगा इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, उसका सोलर रेडिएशन से होता है, विंड स्पीड से जो है जर्म्स फ्लो होके जाते हैं, रेनफॉल से आपने देखा इन्फेक्शंस बढ़ते हैं और ह्यूमिडिटी में भी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। ये सारे जो सारे कंडीशंस हैं ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीजेस को बढ़ावा देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से कई बार आप देखेंगे ट्रॉपिकल कंट्रीज पे आपको इस तरह के इन्फेक्शंस काफी दिखेंगे। इनफैक्ट बनारस सिटी में यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ था, इंडो गैंगेटिक प्लेन पे यहाँ पे इन्फेक्शंस दिखे हैं। अब चलते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। तो रिवर केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? बहुत सिंपल है, ये दोनों आपको दिखेंगी नॉर्दर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश, सदर्न साइड ऑफ यूपी, जहाँ पे यूपी का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों आके यमुना में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो ओरिजिनेट होती है एमपी में और ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। तो केन यमुना से मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड बेटवा से मिलती है हमीरपुर, जो कि साउथ ऑफ कानपुर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। केन रिवर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से भी क्रॉस होती हुई जाती है। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हो रहा है, केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है। दौधान डैम जो है वो बनाया जाएगा, एक कनाल बनाया जाएगा, कोथा बराज बनाया जाएगा। तो अल्टीमेटली एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग सेंटर करेगा। यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, टचेज इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू टाइगर रिजर्व। ये वो एरिया है जहां पे चिकन नेक जाके बन जाता है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में है ये बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर हाल ही में देखा गया। इसकी जो नॉर्थ बाउंड्री है वो भूटान से लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, चिकन नेक बन जाता है तो भूटान से जाके लगती है। तो आप यहाँ से देख सकते थे कि ये भूटान से जाके लगता है और साथ ही साथ तीस्ता रिवर यहाँ पे फ्लो नहीं होती है। आप रिवर देखेंगे तो टाइगर रिजर्व में संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, ये सारी रिवर्स जो है, छोटी छोटी रिवर्स वहां पे फ्लो होती हैं। देन रिसेंटली एल्गी स्पीशी है एसेटा बुलेरिया, ठीक है, जलक नायके
अब आपको बताना है ये कहाँ पे डिस्कवर की गई, मतलब इसका डिस्कवरी हुई है, तो इस स्टेटमेंट्स बताने क्या है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पहली स्पीशी है जो कि जिसका जीनस इंडिया में कवर किया जा रहा है, और ये आप देखेंगे ये पॉइंट नंबर 3, इट हैज बीन फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल आर करेक्ट। 4 डिकेड्स के बाद कुछ ग्रुप ऑफ बॉटनिस्ट जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, उन्होंने इस एल्गल स्पीशी को अंडमान निकोबार आइलैंड में ढूंढा। अब ये लगभग 20 से 40 की है, स्टनिंग ब्राइट ग्रीन एल्गी है, अम्ब्रेला और मशरूम की तरह होती है, और इसका जो नाम है वो एक इमेजिनरी सी मैमल होता है मरमेड, उस पर रखा गया है, और वहीं से इसको इसका नाम मिला, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये पहली बात इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात इस तरह की स्पीशी पहली बार इंडिया में मिली है। चलते हैं 680, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। इट इज पार्ट ऑफ एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट, जॉइंटली जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इसको चला रही है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपने देखा कि कम से कम कार्बन एमिशन हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, ए करेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मिलकर इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड नहीं है, इसको नीति आयोग चला रहा है WRI के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडिया बस यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन है वो कम हो, और हम अपने टारगेट्स को, नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर पाएं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये देखा जाएगा किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं डीकार्बनाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी कम से कम कार्बन एमिशन वहां से हो। तो यही जानना था, हमें इस सीरीज में यही 10 क्वेश्चंस करने थे। आपको क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम अगर आप परचेज करते हो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म से, तो आप मेरा कोड सिक्का 33 अप्लाई कर सकते हो 33% डिस्काउंट के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।